तबीयत भी कोई नहीं सही हुई, चल रहा है वो। मुझे लगता है कि मुझे ओमी पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, उसमें क्या चीजें हैं। थैंक यू एमन, थैंक यू। बस दुआ में याद रखें, बस ऐसी। तो हम उसका जरा पॉलिटिकल सिस्टम के उसके मेन पोस्टुलेट्स और जो उसमें फेडरल स्टेट का रिलेशनशिप है, प्रेसिडेंट, उसकी पावर्स, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, और फिर एक जो नारा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्युलरिज्म का, हम उसको एंड पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस पे समटाइम्स इस पे कोई नोट, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है उसका क्या स्टेटस है। और बताएं, ये हॉट टॉपिक है, स्पेशली आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, इट इज अ वेरी हॉट टॉपिक। सो कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिचुएशन, जो बाबरी मस्जिद और फिर जो कश्मीर में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लेके आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको व्यू में रखते हुए हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म इंडिया में कैसा चल रहा है। सो लेट्स अस सी आज हम कहां तक पहुंचते हैं, और जो रिमेनिंग होगा वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रीएम्बल में ही कहता है कि सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है मेनली क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ हाउसेस की। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, यानी अगर आपने फेडरेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना है, कोई स्टेट और शामिल करनी है, आपने कोई स्टेट निकालनी है, कोई लिस्टें चेंज करनी है, कंकरेंट लिस्ट चेंज करनी है, रेजिड्यूरी पार्ट चेंज करनी है, प्रोविंशियल जो लिस्ट है वो चेंज करनी है, कोई यानी फेडरेशन से रिलेटेड, फेडरेशन के अफेयर्स से रिलेटेड कोई इशू है, तो फिर आपको ना सिर्फ 2/3 मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, ना उसकी पार्लियामेंट की, बल्कि फिर आपको जो प्रोविंसेस हैं, यानी जो स्टेट्स हैं, इंडियनिफिकेशन आपको चाहिए, तो वो अमेंडमेंट हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आर्टिकल गवर्न करता है जी कि ये कंकरेंट लिस्ट होगी, और आप कहते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में 2-3 और चीजें डाल दी जाएं, तो क्योंकि कंकरेंट लिस्ट प्रोविंसेस से भी यानी स्टेट से भी रिलेटेड है, उनकी पावर से भी रिलेटेड है, तो फिर ऐसी जो चेंजेस हैं जिसमें फेडरेशन की पावर ज्यादा हो रही है और स्टेट्स की कम हो रही है, ऐसे चेंजेस के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ये है कि वो ना सिर्फ 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट की जो बोथ हाउसेज हैं उनकी होगी, बल्कि साथ में फिर स्टेट्स की भी एटलीस्ट 50% स्टेट्स उसके हक में वोट देंगी, तो फिर वो लॉ बन सकेगा, यानी अमेंडमेंट फिर वो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है तो वो अलग से एक एक्ट इशू करते हैं, उस पे अमेंडमेंट एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, समथिंग लाइक दैट। जबकि बाकी जो मैंने देखा है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जब अमेंडमेंट होती है तो वो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाती है। इसमें एक अलग से एक्ट इशू होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नंबर फला 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 जो भी उसका होता है वो उसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स हैं और जाहिर है उसके साथ ड्यूटीज भी हैं। ये है फेडरल सिस्टम, लेकिन ये लूज फेडरल सिस्टम नहीं है, इसमें टेंडेंसी है टुवर्ड्स यूनिटरी बायस, यानी ये टेंडेंसी है टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम जाने की। सो वी कॉल इट अ यूनिटरी बायस्ड फेडरल सिस्टम। अभी हम देखेंगे वो कैसे आगे चल के ना। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, 2 हाउसेज हैं ऊपर और नीचे, और सिटीजनशिप, लेकिन अनलाइक यूएसए जहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, एक स्टेट की और एक फेडरल की सिटीजनशिप है, यहाँ पे सिटीजनशिप एक ही है इंडिया की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे भी हैं और उनके भी हैं, उनके जरा और तरह के, हमारे और तरह के। किसी को इंटरेस्ट हुआ तो पढ़ लीजिएगा उनका कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक वो कनेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, उसके नीचे सेशन, जैसा पाकिस्तान में। और सेकुलरिज्म एक इंपॉर्टेंट फीचर है अपैरेंटली कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 ऑर्गन्स लाइक एनी अदर सिस्टम, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी और लेजिस्लेचर के 2 सेगमेंट हैं। अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है, यानी जो जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं वो लोकसभा है। कुछ इसमें फीचर्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मैंने कहीं से स्लाइड ये कॉपी की है, कहीं ये देख लें कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स फेडरल सिस्टम्स हैं जहाँ पे वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। ड्यूल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल रीजनल। सो इंडिया बेसिकली हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक स्टेट की गवर्नमेंट है और एक फेडरल गवर्नमेंट है। स्टेट मीन प्रोविंस, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसकी। यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट होती है, हमें पता है, सिर्फ जिस तरह यूके का हमने पढ़ा था, चाइना में भी ऐसे ही है। सो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल में रिटन होता है, यूनिटरी में रिटन भी हो सकता है, जिस तरह फ्रांस में अनरिटन भी हो सकता है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ना है अभी, अनरिटन भी हो सकता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए, अनरिटन, इसको हम डिक्लेयर करते हैं। सो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, इसमें क्योंकि एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, सो नो डिवीजन ऑफ पावर। Supremacy of the constitution not guarantees like Britain, जैसे ब्रिटेन में कन्वेंशंस हैं, दूसरे लॉज भी हैं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली रिटन नहीं है, इसलिए आप उसको ट्रू सेंस सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं कह सकते कि ब्रिटेन में है। फेडरल में क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है सारा, तो वो रिजिड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसमें दोनों एग्जांपल है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन के केस में, और रिजिड भी हो सकता है जैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और वो रिजिड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये इसलिए आपको कह रहे हैं कि जैसे 2009 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो सुप्रीम कोर्ट थी इंग्लैंड की परफॉर्म करती थी, वो जाहिर अपर हाउस था, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट था, तो इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं डिक्लेयर कंसिडर हो रही थी। फेडरल में ऑलवेज बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, वो दोनों लेवल्स को उसने रिप्रेजेंट करना होता है। इंडिया में भी ऐसे ही, पाकिस्तान में भी ऐसे, यूएसए में भी ऐसे ही है। लेकिन यूनिटरी में यूनिकैमरल भी हो सकता है जिस तरह चाइना में है, यूनिटरी गवर्नमेंट में बाइकैमरल भी हो सकता है जिस तरह ब्रिटेन में है, लेकिन यूनिकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल जो है वो फेडरल में नहीं हो सकता क्योंकि 2 लेवल्स को आपने रिप्रेजेंट करना होता है, तो फिर अपर हाउस होना जरूरी है। अब इन जो है वो पिछले वाले इनकी रोशनी में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, उसकी नेचर क्या है, वो फेडरल है कि यूनिटरी है। सो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, जस्ट अ मोमेंट होल्ड कीजिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये फेडरल है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि फेडरल है। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि वर्ड फेडरेशन तो मेंशन नहीं है, लेकिन जब यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो इसका मतलब है कि वो फेडरेशन है। तो फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, रिजिड है, वो जो हमने पहले देखे थे, ये वाले, ये देखें जो फेडरल का है उसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, डिवीजन ऑफ पावर है, ड्यूल गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारे फीचर्स इसमें, गवर्नमेंट है 2 लेवल्स, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, ये सारे हैं इसमें, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरल सिस्टम के सारे फीचर्स इंडिया में मौजूद हैं। अब दूसरे वाले फीचर्स भी इसके देख लेते हैं। अब इसे इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं कुछ, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो उसमें डायरेक्ट, क्योंकि हमने फेडरल नहीं ना लिखा हुआ, तो हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फेडरल की टर्म नहीं यूज की गई, इसलिए ये थोड़ा इसको लूज लेते हैं। और गवर्नर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 और 156 के अंडर होती है, जो कि फेडरेशन की तरफ से होती है, प्रेसिडेंट की तरफ से होती है। वो कहते हैं जी कि क्योंकि इंडिपेंडेंटली स्टेट्स अपने गवर्नर खुद नहीं अपॉइंट करती, फेडरेशन करती है, तो ये इसका एक इस तरह का फीचर है जो ये गवर्नर जो है अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स में गवर्नर स्टेट्स में ही इलेक्ट होते हैं, लोकली इलेक्ट होते हैं, जबकि इंडिया के केस में, पाकिस्तान के केस में, अगर से स्टेट्स प्रोविंसेस मौजूद हैं
लेकिन उनके जो गवर्नर हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट नहीं होते, बल्कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर। इसलिए जो फेडरेशन में जो स्टेट्स को इंडिपेंडेंस होती है गवर्नरशिप की, वो इंडियन और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर अनइक्वल है राज्यसभा में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडिया के केस में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इंडिया के केस में ये, और मुझे इस तरह की कोई एग्जांपल नजर नहीं आई। वैसे अमेरिका के केस में हमने पढ़ा था कि हर स्टेट से 2 सेनेटर्स आते हैं। सो देयर आर 50 स्टेट्स और 100 सेनेटर उन 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पाकिस्तान के केस में भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सेनेटर्स की कितनी तादाद है, लेकिन हर प्रोविंस के एक जितने सेनेटर्स हैं, यानी पॉपुलेशन पे बेस नहीं करता बल्कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा के केस में ये रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन पे बेस करता है, लेकिन पॉपुलेशन का जब प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है तो फिर नंबर ऑफ सीट्स उसके हिसाब से इंक्रीज नहीं होती, बल्कि वो उसमें रिग्रेशन आता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट जो है वो इंडिया की, उसकी पॉपुलेशन आप फर्ज करें 100 मिलियन है और उसको राज्यसभा 200 मिलियन है, उसको 20 सीट्स एलोकेट नहीं होंगी, उसको मे बी 15 सीट्स एलोकेट हों या 12 सीट्स एलोकेट हों। इसी तरह ही अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 10 मिलियन है सिर्फ, तो उसको 1 सीट एलोकेट नहीं होगी, बल्कि उसको 2-3 सीट्स एलोकेट होंगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और अगरचे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ये एक जितनी भी नहीं है, यानी हर स्टेट की 2 या 3 या 4 या 5 राज्यसभा में, अपर हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कह लें आप, या उसको सेनेट कह लें, अमेरिका की सेनेट और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पाकिस्तान की सेनेट, इंडिया में राज्यसभा, इसमें जो जिस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन सारे फेडरेटिंग यूनिट्स की होती है, इंडिया में ऐसा नहीं है, बल्कि समवॉट पॉपुलेशन पे बेस्ड है। और 1971 के सेंसस को उन्होंने बेस बनाया हुआ है, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1971 की बेसिस इसलिए उन्होंने ली हुई है कि उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, और पॉपुलेशन अगर कोई प्रोविंस सक्सेसफुली कंट्रोल करता है तो उसकी वजह से उसकी सीट्स फेडरेशन में कम नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे वो लॉक कर दी हुई है उन्होंने 1971 की पॉपुलेशन पे बेस करके, एक सर्टेन फॉर्मूले से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टू द पॉपुलेशन, लेकिन वो यानी बिल्कुल पैरेलल नहीं पॉपुलेशन के चलता। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो सीट्स भी इंक्रीज होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं है, बल्कि रेशियो चेंज होती चली जाती है ज्यादा पॉपुलेशन पे। सो की पोजीशन की अपॉइंटमेंट जो है वो फेडरेशन करती है। पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट विद कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ राज्यसभा। जो स्टेट्स की जो लिस्ट है उसमें राज्यसभा की काफी से है, यानी 3 लिस्टें हैं, एक जो है वो स्टेट की लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट, और एक जो फेडरेशन की लिस्ट है वो तो है ही, जो 2 ऊपर वाली लिस्टें कंकरेंट है। जो इवन स्टेट की लिस्ट है उसमें भी राज्यसभा की 2/3 की कंसेंट होनी चाहिए। अगर आपने जो फेडरेशन के लेवल पे अगर आपने कोई इंटरफेरेंस करके लॉ ऐसा बनाना है जो एक्चुअली स्टेट के परव्यू में है, तो वो फेडरेशन ये काम कर सकती है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है जो मैंने अभी बताया? जरा मुझे बताइएगा क्विकली। नो सर, रिपीट कर दें इसको। मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे एक मेरी फीलिंग से थी कि ये शायद आपको क्लियर, हाँ देखा। चलो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पॉइंट नंबर 5, अच्छा पहले 1 मिनट, पहले ये बताओ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 क्लियर हो गया? सर इसको रिपीट कर दें तो मेहरबानी होगी। यार 5th तो मैं करूंगा, देखो सारे रिपीट नहीं होने, पहले मुझे बताएं, बाकी लोग बताएं क्विक। पॉइंट नंबर 1, यस 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 यस, ओके यस, ठीक हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 5 को मैं रिपीट करने लगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 इज, जो फेडरेशन है, जो प्योर फेडरेशन है, उसमें होता ये है कि जो स्टेट लिस्ट है वो अलग से है, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट भी
ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना जो मैं बता रहा हूँ कि 3 लिस्टें हैं और तीनों पे स्टेट लिस्ट और फेडरेशन यानी फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट या स्टेट लिस्ट। इंडिया के केस में जो स्टेट की लिस्ट है यानी जो थर्ड लिस्ट है, जो लास्ट लिस्ट है, उस पे स्टेट को जो लॉ बना सकती है वो बना ही सकती है, वो तो ऑब्वियसली इट्स अ स्टेट लिस्ट। लेकिन इस लिस्ट पे इवन फेडरेशन भी लॉ बना सकती है। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ जस्ट फॉर अ मोमेंट कि जितनी आवाज पीछे से आ रही है बच्चों की, ऐसी आवाज फरवा आपको समझ आ रही है जो मैं करवा रहा हूँ काम? हेलो फरवा, आपको समझ आ रही है? नहीं 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 नहीं, नो जोक्स, नो जोक्स। मेरा ख्याल है फरवा इज नॉट अराउंड। फरवा चलें, क्या हो सकता है? हो तो सकता है जो आसम साहब करते हैं कि वीडियो ऑन करके बैठे सारे, लेकिन चलें इट्स ओके, बस छोड़ दें हम अब वो उस पॉइंट पे आते हैं वहां पे जो समझ नहीं आया हुआ बच्चों को। सो हम बस करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया, अगर 2/3 ऑफ राज्यसभा यानी अपर हाउस यानी जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर वो स्टेट्स की किसी लिस्ट पे लॉ बनाना चाहें, जैसे फर्ज करें एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, फेडरेशन का नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन फेडरेशन को लगता है कि नहीं यार ये एजुकेशन की पॉलिसी ठीक नहीं है किसी स्टेट में या ज्यादातर स्टेट्स में बनी, तो इसको चेंज करना है, तो वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा के साथ स्टेट की जो लिस्ट के लॉज हैं उन पे लेजिस्लेशन कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट। अब समझ आई है? अब्दुल गफार, शबान क्वेश्चन एंड पे होंगे, क्वेश्चन अभी नहीं होंगे। हाँ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता उमर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल मैटर्स टू द स्टेट्स डिपेंड अपॉन द यूनियन टू ग्रेट एक्सटेंट, यानी मनी बिल, जाहिर है वो फेडरेशन से वो शेयर लेते हैं पैसों का, स्टेट्स जो है उनको पैसों का शेयर आता है, तो एज सच उसके लिए भी फिर ये इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है यूनिटरी फॉर्म का, और पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू चेंज एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, ये भी फेडरेशन कर सकती है। यानी फेडरेशन जो है वो नई स्टेट्स भी बना सकती है और उनकी एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज भी चेंज कर सकती है। सो ये भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है। जो प्योर फेडरल गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें तो स्टेट्स इंडिपेंडेंट अपनी अपनी बाउंड्रीज के साथ एग्जिस्ट करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करके अंडर दीज आर्टिकल्स वो इमरजेंसी फाइनेंशियल या अदरवाइज इमरजेंसी वो नाफिज कर सकता है स्टेट्स के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बासु कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब हम देख लेते हैं जी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, फिर हम पार्लियामेंट देख लेंगे, प्राइम मिनिस्टर देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्ट। जो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको फर्स्ट गो में समझ ना आया तो कोई मसला नहीं है, मुझे भी फर्स्ट गो में समझ नहीं आया था, फिर मैंने खुद इसको दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि क्या। तो आई विल एडवाइस कि अगर आपको पहली गो में समझ नहीं आता तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि इसको दोबारा पढ़ना और समझना।
मैं इसको सिंप्लीफाई मैंने करके लिखने की कोशिश की है। जो डिटेल्स इसकी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेथड दिए गए हैं उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। पहले तो देखें कि जो इंडिया की सारी चीजें अपना ज़हन जो है ना इसके ऊपर फोकस करने में मैं कह रहा हूँ, बाकी छोड़ दें। इंडिया की जो स्टेट्स हैं उसके भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जो अपर हाउस है स्टेट्स का यानी प्रोविंसेस का, उसको विधान परिषद कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसको विधानसभा कहते हैं। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले जो जिनको आप एंटर करते हैं वोटिंग में, वो इंडियन पार्लियामेंट है। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, पार्लियामेंट का लोअर हाउस जिसको आप नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कहते हैं, और राज्यसभा यानी सेनेट जिसको आप पाकिस्तान में कहते हैं। ये दोनों वोट कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वोट कास्ट होते हैं। ये उसका इलेक्टोरल कॉलेज है। इन एडिशन टू दिस इलेक्टोरल कॉलेज यानी असेंबली में, फेडरल असेंबली में, नेशनल असेंबली में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें पार्लियामेंट में, अपर हाउस भी लोअर हाउस भी, उसके अलावा जो स्टेट्स के जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं 28 प्लस 8 जितनी भी स्टेट्स हैं वो उन स्टेट्स के जो लोअर हाउसेज हैं वो भी वोट कास्ट करते हैं। लेकिन वो जो उन स्टेट्स के लोअर हाउसेज हैं, नाउ दिस इज द की पॉइंट जो मैं बताने लगा हूं। उन स्टेट्स के जो लोअर हाउसेज हैं उनको जो बाय रेशो इतने वोट्स एलोकेट हो सकते हैं मैक्सिमम जितने के लोकसभा और राज्यसभा के यानी फेडरल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके मिला के। फर्ज करें कि राज्यसभा में 250 लोग हैं और लोकसभा में 500 लोग हैं, तो ये आपके लोग टोटल हो गए 750, 250 और 500, 750। यानी राज्यसभा में आप कहें कि 250 हैं और लोकसभा में आप कहें जी 500 है, तो ये हो गए आपके 750 टोटल। ये 750 जो वोट्स हैं इन ये इलेक्शन के लिए यूज होंगे प्रेसिडेंट के, जो भी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होगा उसके। इन एडिशन टू दैट 750 वोट्स और आएंगे जो कि स्टेट्स पे डिवाइड हो जाएंगे एज पर देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी लोकसभा में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक वो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे उन स्टेट्स में, और वो स्टेट्स भी जो उसका जो लोअर हाउस है उसके भी लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। तो फर्ज करें कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो इंडिया की आबादी की का हाफ है, तो 750 में से तो फिर जो है वो 375 वोट्स मिल जाने चाहिए उत्तर प्रदेश को। उसको मिलेंगे, काफी वोट मिलेंगे, लेकिन 375 के 375 नहीं मिलेंगे, लाइक अराउंड 250 मिल जाएंगे उसको वोट, अगर हाफ भी पॉपुलेशन हो तो भी। वो वही अगेन इट वर्क्स विद अ मैथमेटिकल फार्मूला जो कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक फार्मूला है जिसपे वो काम करते हैं। उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, उस पर सवाल नहीं आता, उस पर कोई सवाल आ नहीं सकता, वो मैथमेटिक्स है, उसके साथ हमारा काम नहीं है। मेरा सिर्फ एक काम ये था कि मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके 3 बिल्कुल क्लियर पार्ट्स हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक स्टेट्स की विधानसभा है। सो ये 3 जो मेन पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, ये मिल के उसको वोट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं प्रेसिडेंट के। सो बाकी सिंपल है, 5 साल के लिए वो आता है। और ये नीचे मैंने उस फॉर्मूले को जो मैंने आपको किया है वो थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्दर किसी ने इसको फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना हुआ तो आप इसको जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको गूगल करके जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको देखें आप, जो है उस पे मटेरियल पढ़े, मैंने थोड़े से रेफरेंसेस एंड पे दिए गए। Okay, जी, let's now discuss the powers of President of India.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता हेड ऑफ स्टेट है पाकिस्तान की तरह, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। फॉर्मल हेड है तीनों का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, और कमांडर इन चीफ भी है इंडियन आर्म फोर्सेस का। All of the executive authority vested in the president are in practice exercised. अब्दुल गफ्फार होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा। मैंने फर्जी नंबर बोला था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, all of the executive authority vested in the president are in practice exercised by the prime minister. पाकिस्तान की तरह बिल्कुल, यानी हम प्रेसिडेंट की अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन होती प्राइम मिनिस्टर के थ्रू है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के थ्रू पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। सो कुछ उसकी पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जिसमें वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को बुला सकता है, प्रोरॉग समन्स कॉल कर सकता है, वो बुलाता है। ही कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर कहे तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। इसी तरह प्रेसिडेंट जो है वो इनॉग्रेट्स द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग इट, जब नई पार्लियामेंट आती है तो वो स्टार्ट करता है। और इसी तरह ही जो है वो जब जिस तरह पाकिस्तान में नहीं फटा पड़ गया, इस पे पढ़िएगा, इस पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन चल रहा है आजकल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है वो इसका भी है, जो पॉलिटिकल साइंस का भी है क्वेश्चन, जो आजकल फटा चल रहा है प्रेसिडेंट वाला। सो ये इसी तरह इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। बिल्स बिकम लॉज ओनली आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होके करता है तो वो बिल बनते हैं। आगे प्रोसेस है कि अगर वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर उसको असेंट की भी जरूरत नहीं है, 10 दिन बाद वो बन जाएगा। अगर वो फाइनेंस बिल है तो वो फिर एक दफा भेजेगा, फिर वो क्या होगा, वो उसके प्रोसेसेस हैं। इसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट के साइन होने चाहिए बिल्स पे टू बिकम लॉ। सो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अगर असेंबली सेशन में नहीं है या असेंबली को जल्दी या कोई इमरजेंसी है तो फिर वो सारा प्रोसेस बाईपास करके प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसकी, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कैबिनेट के पे अपॉइंटमेंट वो करता है। इस पे मैंने डिटेल में प्रेजेंटेशन दी थी सर क्लास को, जबरदस्त। बाबर यार कौन सी वाली क्लास को? तो उस क्लास में मैं क्यों नहीं शामिल था आपके शागिर्द? कमेंट करता हूं प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, जो कैबिनेट को वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं इंडिया में ना। प्रेसिडेंट इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ अदर अपॉइंटमेंट्स, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे चीफ जस्टिस, ब्ला 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 ब्ला, सारे वो जो इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, पहले बता दिया आपको। ट्रीटीज और कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे होते हैं। और प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जंग को खत्म कर सकता है, उसकी जुडिशियल पावर्स भी है। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है और दूसरे जजेस को भी अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस के एडवाइस पे, हाई कोर्ट्स के। और ही और शी डिसमिसेस द जजेस। पार्लियामेंट की कंसेंट चाहिए होती है जज को डिसमिस करने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी। और फिर उसकी पार्डनिंग पावर भी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो पार्डन भी कर सकता है। उसकी इमरजेंसी पावर्स भी हैं, ये सारे लिखी हुई हैं। और इसका आर्टिकल 368, 366 कुछ ऐसे है, मुझे यहाँ पे आर्टिकल इतना याद नहीं रहा, आप देख लीजिएगा इस पे ना। इसकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है ये, अगर कोई रिपिलियन हो गई या कहीं पे किसी इलाके में। और फिर वो जो रिक्वेस्ट बाय कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। वो जब उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है वो करता है, तो फिर पार्लियामेंट को उसको 1 महीने में अप्रूव करना होता है। अब यहाँ पे उल्टा केस है, आम लॉ की निस्बत ये बिल्कुल उलट है उसके। जब इमरजेंसी नेशनल वो डिक्लेयर करता है तो फिर पार्लियामेंट को उसको रेटिफाई करना होता है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के लिए वो कर सकता है, और फर्दर वो एक्सटेंड हो सकती है इमरजेंसी 6 महीने के लिए, इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एग्रेशन, कुछ मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो। और ऐसी सिचुएशन में फिर इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। जाहिर है वो इसी तरह वो किसी स्टेट में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। और 2 महीने टाइम होता है स्टेट के लिए, पार्लियामेंट के लिए 2 महीने टाइम होता है कि वो उसके जो इमरजेंसी की वो जो उसने इन्वोक किया उसको वो ओके कर दे। ये मैक्सिमम टाइम है उसके लिए। और 6 मंथ्स की वो इमरजेंसी लगा सकता है, जो कि नेशनल लेवल पे तो 6 मंथ एक्सटेंडेबल है, यहाँ पे स्टेट के लेवल पे 3 इयर्स तक एक्सटेंडेबल है।
यस यस, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी वो लगा सकता है अगर कोई लगे कि कोई मुल्क जो है वो किसी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में है तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है. However, this excess power has never been exercised. फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर कभी एक्सरसाइज नहीं की प्रेसिडेंट ने. और प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. शुक्र है पाकिस्तान में नहीं हमने ये काम किया हुआ. प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है इंडिया में, और वो कैसे करते हैं, इम्पीचमेंट हो सकती है उसकी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, एंड प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और उसकी जो इम्पीचमेंट है वो कहीं दोनों हाउसेस में कहीं पे भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है. यानी अपर हाउस की भी लोअर हाउस की भी 2/3 मेजोरिटी डिक्लेयर करेगी कि हाँ जी इसको इम्पीच कर दिया जाए, तो फिर उसकी इम्पीचमेंट होगी. ये जनाब प्रेसिडेंट यूएस का और इंडियन प्रेसिडेंट का जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन है. दोनों हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन इनका जो मैनर ऑफ इलेक्शन है यूएस में डायरेक्ट है और इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन है. यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह का है कि वो हाउस ऑफ लोअर हाउस और अपर हाउस और जो स्टेट के जो हाउस हैं उससे वो मिलके वो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. अमेरिका में आपको पता है नीचे से लोग इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देते हैं और फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को. सो टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो अमेरिका में 4+4 है, इसकी 5 years है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर अमेरिका में तो है, और क्योंकि अमेरिका में वो टोटल एग्जेक्टिव है. इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो दोनों जगह डिफरेंट है. पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा हुआ दोनों इमरजेंसी पावर्स दोनों की. इस पे भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा. इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस अमेरिका में जाहिर है ज्यादा है. वीटो पावर अमेरिका को है, पॉकेट वीटो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जबरदस्ती भी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि अगर वो खुद ही ये डिसाइड कर लेता है कि मेरी कैबिनेट भी जा रही है और गवर्नमेंट भी जा रही है, तो इस पे वैसे वी नीड टू डू सम वर्क ऑन दिस. तो कौन बच्चा जो है वो यूएस प्रेसिडेंट को इंडियन प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करेगा. कीपिंग ये स्लाइड को हम समरी रखेंगे और कोई एक या दो 3 स्लाइडें बनानी है, इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा जो है वो ना कीजिएगा. तो भी स्टॉप है, आगे है पार्लियामेंट, और मेरा ख्याल है कि इसको हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह. बस ठीक है, विद दिस वी स्टॉप है.